नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हमारा पांचवा सत्र है उसको संचालित करने जा रहे हैं और ये हमारा पांचवा और आखिरी सत्र होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जैसा आपने कल देखा, हमने 25 क्वेश्चन की चर्चा करी थी, तो उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आज और कोशिश करेंगे कि हम 25 क्वेश्चन चर्चा करें। तो जितने भी अलग अलग क्वेश्चन हैं आप देखें, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्था के स्टैटिक्स सेक्शन का भाग है जो करंट अफेयर के साथ लिंक है, उसको हमने यहाँ पर आपको एक तरह से क्वेश्चन के रूप में देने का प्रयास किया है। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें, लेकिन उसमें जो अलग अलग आपके विकल्प दिए गए हैं या कोई अलग से सूचना आपको बताई जा रही है तो वो भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, यानी आज का 26वां प्रश्न, यानी कल से अगर हम आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको जीएसपी भी एक तरह से कहा जाता है, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर हम इस सिस्टम की बात करें प्रमुख रूप से, तो 1971 में इसको अंकटाड की तरफ से शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड की तरफ से 1971 में जब इसको शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि जो विकसित देश हैं, जैसे अगर हम यूएसए की बात करते हैं या यूके की बात करते हैं, तो विकसित देशों की तरफ से प्रमुख रूप से कोशिश ये की जाए कि जो भी उनके यहाँ सामान एक तरह से निर्यात के रूप में आ रहा है, और ये निर्यात मान लीजिए किसी एलडीसी कंट्री से आता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, या किसी डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, किसी विकासशील देश से आ रहा है, तो वो अलग अलग प्रकार के जो शुल्क है उसमें उनको छूट देते हैं। तो शुल्क में छूट से होता ये है कि अमेरिका के या यूके के बाजार में जो भी सामान मान लीजिए किसी अल्पविकसित देश से आ रहा है या जैसे भारत जैसे विकासशील देश से आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा शुल्क नहीं लगता है, तो उनको व्यापार में एक तरह से लाभ होता है। तो विकासशील और अल्पविकसित देशों को व्यापार में लाभ देने के लिए ये जीएसपी का जो सिस्टम है, इसको 1971 में अंकटाड के द्वारा आगे बढ़ाया गया। आज के समय में हम देखें तो दुनिया के अलग अलग 15 जो देश हैं वो इसमें एक तरह से लाभ देते हैं। यानी ये 15 देश, जैसे यूएसए है, यूके है, तो इस तरह के जो देश हैं 15, उनके द्वारा प्रमुख रूप से इसमें लाभ दिया जाता है अलग अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों को। आप देखें, भारत भी इससे लगातार एक तरह से लाभ उठाता रहा है। खासतौर से अमेरिका की तरफ से जो जीएसपी लागू था, तो हमें अमेरिका में निर्यात करने पर शुल्क बहुत कम लगते थे। लेकिन आप देखें 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, या ट्रंप अगर प्रशासन की बात करें, तो उन्होंने कहा कि भारत अब विकासशील देश की श्रेणी में नहीं है और भारत का जो विकास का स्तर है उस आधार पर भारत को उन्होंने जीएसपी के तंज से बाहर कर दिया। तो हम जीएसपी के तंज से 2019 से ही बाहर हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका व्यापार करने का सिस्टम है, जहाँ पर विकासशील और अल्पविकसित देशों को, जो विकसित देश हैं या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो जीएसपी के माध्यम से अलग अलग शुल्कों में छूट देती हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में एक तरह से व्यापार की स्थितियाँ बेहतर हो पाएँ। तो इसके संदर्भ में अलग अलग विकल्पों को देख लेते हैं। इसे 1971 में विश्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 1971 तो सही है, लेकिन विश्व बैंक नहीं है, कौन सी संस्था है? अंकटाड। तो पहला गलत हो जाता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक लाभ देना था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह व्यवस्था 15 देशों के द्वारा संचालित है, यानी 15 देश जीएसपी के अनुसार अलग अलग देशों को लाभ देते हैं। भारत को इस व्यवस्था से अमेरिका ने 2019 में बाहर कर दिया था, यानी भारत अमेरिका में जीएसपी का जो तंत्र था उससे जो लाभ प्राप्त कर रहा था वो 2019 से समाप्त है। तो यहाँ पर आप देखें, पहले को छोड़कर हमारे जितने भी कथन 2, 3, 4 हैं, तीनों सही हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, 2, 3, 4 सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के विभिन्न देशों से हस्ताक्षर व्यापार समझौतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का अलग अलग देशों के साथ में रीजनल एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, यानी क्षेत्रीय व्यापार समझौता। तो ये जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, इनके माध्यम से भारत की कोशिश ये है कि अलग अलग देशों के साथ में या समूह, जैसे अगर हम आसियान की बात करें, उनके साथ व्यापारिक स्थितियों को बेहतर किया जाए। इसमें भारत शुल्क में छूट देता है और उस देश या समूह की तरफ से भी शुल्क एक तरह से छूट के रूप में भारत को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोनों को आप देखें, बराबर रूप में व्यापारिक लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। इसमें अगर हम देखें तो कुछ समझौते हैं, जैसे अगर हम सिंगापुर और मलेशिया के साथ देखें तो हमारा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको हम सेका बोलते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के साथ आप देखें, हाल फिलहाल में हमने 2022 में भी हस्ताक्षर किया है। तो जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के साथ में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, यानी जिसको हम बोलते हैं सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सेका और सेपा किन किन देशों के साथ में, उनको आप एक तरह से ध्यान रखें।
देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें सेका और सेपा में थोड़ा सा जो अंतर रहता है प्रमुख रूप से, वो व्यापार और निवेश को एक तरह से ज़्यादा छूट देना या निवेश के संदर्भ में ज़्यादा स्थितियां बनाना, उसके आधार पर रहता है। तो दोनों के अलग अलग कह सकते हैं जो कार्य करने की स्थितियां हैं। सेका की तुलना में अगर हम सेपा की बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा विस्तारित माना जाता है, क्योंकि उसमें निवेश के संदर्भ में ज़्यादा एक तरह से अवसर रहते हैं। साथ साथ जैसे अगर हम बात करें IPR की, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो बौद्धिक संपदा अधिकार है, निवेश की अगर हम बात करें, इन सब क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बात होती है। जबकि सेका में आप देखें वस्तु सेवाओं के व्यापार के संदर्भ में एक तरह समझौता रहता है। तो सेका का थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप आप एक तरह से सेपा को बोल सकते हैं। तीसरा, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये आपका जो समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हस्ताक्षर है। तो आप देखिए यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, तीनों कथन सत्य हैं। वैसे आप ध्यान रखें भारत के कुल मिलाकर जो क्षेत्रीय समझौते हैं वो 13 हैं। इसमें आप देखें आसियान के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता है, उसी के साथ अगर हम सिंगापुर और मलेशिया की बात करें सेका है, थाईलैंड के साथ में आप देखें मुक्त व्यापार समझौता है। लेकिन पहले एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम यहाँ पर साइन की गई थी। देखिए अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का मतलब ये होता है कि मेन मुक्त व्यापार समझौतों को हस्ताक्षर करने के पहले, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इस तरह का समझौता किया था। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का उद्देश्य ये रहता है कि जो भी एक तरह से हम आगे मुक्त व्यापार समझौते में करने वाले हैं, तो उसका प्रायोगिक आधार पर 6 महीने 1 साल के लिए प्रयोग करते हैं कि उससे किस रूप में लाभ की स्थितियां हैं। तो इसीलिए इसको अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहा जाता है, और यह सफल होने पर फिर मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया जाता है। भारत जापान और भारत दक्षिण कोरिया देखिए सेपा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख रूप से, जैसे अगर हम यहाँ पर श्रीलंका के साथ देखते हैं, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता है। नेपाल के साथ हमारी ट्रीटी है। भूटान के साथ आप देखें एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट है। साफ्टा की बात करें तो ये सार्क के देशों के साथ, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेस, तो उसके साथ हमारा समझौता क्या है, साफ्टा, यानी सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मॉरिशस के साथ आप देखिए हमारा सेपा हस्ताक्षर है। यूएई के साथ भी आप देखिए सेपा है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जैसा हमने बात किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी ECTA साइन है। तो ये 13 अलग अलग समझौते हमारे हस्ताक्षर है जो अभी एक तरह से सक्रिय रूप में लागू हैं। तो आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स कानून के द्वारा औद्योगिक उत्पादों को प्रदान बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ट्रिप्स समझौते की, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये प्रमुख रूप से आपका जो समझौता WTO का है, ये अगर हम देखें तो ये IPR के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ में। और जब भी हम बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात करते हैं, इसमें आप देखें जैसे पेटेंट प्रमुख रूप से आपका आ जाता है, या अगर हम बात करते हैं कॉपीराइट की, साथ साथ इसमें आप देखें GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आ जाता है, या अगर हम इंडस्ट्रियल एक तरह से डिजाइन की बात करते हैं, या अगर हम व्यापार रहस्य की ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं, या अगर हम प्रमुख रूप से जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो भी औद्योगिक डिजाइन का हिस्सा, साथ साथ इसमें अगर हम इंटीग्रेटेड यानी IC चिप की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं, ये सब आपके बौद्धिक संपदा अधिकारों में आते हैं। तो इसमें अलग अलग जो भाग हैं, कुछ कह सकते हैं कि कन्वेंशन उनके आधार पर ही लागू होते हैं। तो ये सारे बौद्धिक संपदा अधिकार आप देखें ट्रिप्स कानून के अंतर्गत WTO में संरक्षित किए जाते हैं। लेकिन जैसे अगर हम पेटेंट की बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, औद्योगिक डिजाइन की बात करें, व्यापार नाम की, जैसे अलग अलग कंपनी के जो नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑडी है, BMW, तो ये भी एक तरह से क्या है, एक IPR है। या अगर हम भौगोलिक संकेत की बात करें, GI टैग की, जैसे अगर हम दार्जिलिंग चाय की बात करें तो वो GI टैग है। तो ये सब आप देखें पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत दिया जाता है, जो 1883 से लागू है। तो 1883 का जो पेरिस कन्वेंशन है वो पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, व्यापारिक नाम और GI टैग, भौगोलिक सूचक, इसके संदर्भ में मानक को एक तरह से स्थापित करता है, जो ट्रिप्स में कानून के माध्यम से लागू है। तो पहला कथन सही है। इसी तरह से अगर हम कॉपीराइट की बात करें, जैसे किसी भी तरह के गाने के बोल हैं, लिरिक्स है, कोई आपका बुक का किसी का भाग है, या कोई मान लीजिए स्क्रिप्ट है, वो सब आपके प्रोटेक्ट रहते हैं किसमें, कॉपीराइट में। तो ये आप देखें तो 1886 का जो बर्न कन्वेंशन है उसके माध्यम से लागू किया जाता है, और इसी कन्वेंशन का आधार लेकर ट्रिप्स में कॉपीराइट के जो कानून होते हैं उनको एक तरह से अलग अलग देशों के माध्यम से दुनिया में संरक्षित किया जाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है C। चलिए अगले की बात करते हैं। 29वां प्रश्न,
8 कोर उद्योगों के सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए सामान्य तौर पर आप देखें भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक तरह से एक सूचकांक निकाला जाता है, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो ये जो सूचकांक आपका निकाला जाता है, इसी में आप देखें 8 उद्योग ऐसे होते हैं जिनको कोर उद्योग कहा जाता है। और ये 8 कोर उद्योग का मतलब ये है कि भारत में जितना एक तरह से औद्योगिक उत्पादन होता है, यानी जितने औद्योगिक उत्पादन की स्थिति आप देखते हैं, लगभग उसका 40.27% केवल इन 8 उद्योगों से भारत में बनता है। तो इसीलिए इनको कोर उद्योग कहा जाता है और ये अर्थव्यवस्था के लिए आप देखें रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तो निकाला ही जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। साथ साथ आप देखें इन 8 कोर उद्योगों का सूचकांक भी निकाला जाता है कि इनमें किस तरह से वृद्धि हो रही है। तो उसी के संदर्भ में प्रमुख रूप से यहाँ पर बात की गई है। तो आप ध्यान रखें, चाहे हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें या 8 कोर उद्योगों के सूचकांक की बात करें, दोनों को NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है और आधार वर्ष लिया जाता है 2011-12। तो अगर हम 8 कोर उद्योग की बात करें तो आप देखें इसमें ये 8 अलग अलग जो उद्योग है वो शामिल है। रिफाइनरी उत्पाद, जैसे कच्चा तेल है, रिफाइनरी में गया तो वहाँ से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन या मान लीजिए नाफ्ता या मिट्टी का तेल, इस तरह के सारे उत्पाद बने तो वो रिफाइनरी प्रोडक्ट के रूप में कहलाते हैं। जैसे लुब्रिकेंट भी साथ साथ बनता है। तो ये आप देखें कि भारत में 8 कोर उद्योगों में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है 28.04%। उसके बाद विद्युत उत्पादन अलग अलग माध्यम से 19.85, इस्पात 17.92, फिर कोयला 10.33, कच्चा तेल 8.98%, प्राकृतिक गैस 6.88%, सीमेंट 5.37% और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर 2.63%। तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी और सबसे कम है उर्वरक। तो आपको इन 8 को याद करने की जरूरत है। आप टॉप टू बॉटम एक तरह से अच्छे से ध्यान रखिए, टॉप में 3-4 कौन से हैं और बॉटम में 3-4 कौन से हैं। ये आपके रेगुलर पूछे गए हैं तो इनको अच्छे से आप ध्यान दीजिए। अब जरा यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया कि 8 कोर उद्योगों का जो सूचकांक है सबसे ज़्यादा भारांश यानी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। विद्युत क्षेत्र की बात करें, अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा किसका है, रिफाइनरी का है। विद्युत क्षेत्र हमारा दूसरे स्थान पर है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। सबसे कम भारांश सीमेंट क्षेत्र का, ये देखिए सेकंड लास्ट में है। सबसे लास्ट में आप देखें तो क्या था, उर्वरक था, न कि सीमेंट। तो इस आधार पर दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाता है। तीसरे, ये 8 उद्योग मिलकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का लगभग आधा भाग बनाते हैं, नहीं लगभग 40% यानी 40.27% भाग बनाते हैं। तो तीसरा बिंदु भी गलत है, तीनों गलत है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाता है डी, सभी यहाँ पर पॉइंट आपके असत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। DTA का लाभ निम्न में से किन 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी दोहरा कराधान परिहार समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखिए ये चर्चा में इसलिए है कि अगर आप देखें भारत और मॉरिशस की अगर हम बात करें तो भारत और मॉरिशस की तरफ से इस तरह का जो DTA है 1982 में हस्ताक्षर था और 1983 से आप देखें एक तरह से वो एप्लीकेबल था, लागू था। और अभी आप देखें इसमें एक समझौते में थोड़ा चेंज किया गया, जिसका हमने चर्चा अपने अन्य कह सकते सत्रों में किया था। तो भारत मॉरिशस का ये जो दोहरा कराधान परिहार समझौता 1982-83 का है, इसमें एक समझौता में एक संशोधन किया गया मार्च में 2024 में। ये देखिए अब ये लागू नहीं है क्योंकि दोनों देशों की तरफ से भी इसे अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन इस पर सहमति हो गई है मार्च में। और सहमति ये थी कि जो भी एक तरह से मॉरिशस से कोई निवेश भारत में आ रहा है तो सामान्य तौर पर आप देखें मॉरिशस में टैक्स बहुत कम लगता है। तो दोहरा कराधान रोकने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि मॉरिशस में कोई व्यापारी आपका XY है और अगर हम बात करते हैं भारत में, इस XY के द्वारा भारत में मान लीजिए निवेश किया गया, तो ये जो निवेश किया जाता है उस पर आप देखें उसको पूंजी पर लाभ प्राप्त होता है, तो वो लाभ पर उसको देना होता है टैक्स यानी पूंजी लाभ कर। तो वो अगर भारत में देगा तो मान लीजिए कर की दर ज़्यादा है तो वो कहाँ दे देता है, इसे मॉरिशस में दे रहा है, तो वहाँ पर टैक्स उसे कम लगता है। कभी कभी कंपनियां जानबूझ के मॉरिशस के रास्ते से भारत में आती हैं जिससे उन्हें कर में छूट मिल पाए, कर का वो लाभ ले पाए। तो ये एक तरह से कर चोरी की घटना है, इसको हम टैक्स इवेजन कहते हैं। तो यहाँ पर दोहरा कराधान रोकने के जो समझौते उनके गलत उपयोग को रोकने के लिए मार्च 2024 में भारत और मॉरिशस एग्री किए हैं कि अब एक तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किया जाएगा, PPT। तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का मतलब ये है कि आप अगर मॉरिशस के मार्ग से भारत में निवेश कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य निकल के आता है केवल कर बचाना तो ये एक तरह से आपको लाभ में नहीं दिया जाएगा।
तो व्यापार करने के लिए कुछ कर छूट का लाभ लेकर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य कर बचाना है तो वो एक तरह से लाभ आपको इसमें नहीं प्राप्त होगा। तो ये समझौता चर्चा में इसीलिए था क्योंकि भारत और मॉरिशस के द्वारा अपनी जो दोहरा कराधान रोकने की संधि है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। ध्यान रखें, अलग अलग देशों के साथ में ये जो संधि की जाती है तो अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग इसमें दरें होती हैं जिस पर आपका आपस में कर लगाने के संदर्भ में बात की जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि इस समझौते के माध्यम से हर देश के साथ में समान दर होगी, सबके साथ अलग अलग हो सकती है। और ये समझौते आप देखें अलग अलग देशों के साथ लगातार चर्चा में रहते हैं और भारत आप देखें लगभग आपका 70-80 देशों के साथ में उससे ज़्यादा संख्या जिनके साथ में इस तरह का समझौता हस्ताक्षर कर चुका है। अब इसमें छूट मिलती कैसे है? तो छूट मिलने के 3 तरीके होते हैं। पहला कहलाता है कटौती, यानी एक तरह से आप देखें कि आपको एक डिडक्शन करने का यहाँ पर मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कि भारत और मॉरिशस के बीच में संधि है, तो कोई मॉरिशस में व्यक्ति मान लीजिए मॉरिशस सरकार को टैक्स दे रहा है, तो उसने जो भी इनकम भारत में जनरेट की है उसे अपने एक तरह से उसने जो टैक्स भारत में दिया है वो उस टैक्स के हिस्से को अपनी छूट के रूप में ले सकता है। कहाँ पर? मॉरिशस में। या भारत में कोई व्यक्ति टैक्स दे रहा है तो उसने मॉरिशस में जो टैक्स दिया है उसको वो डिडक्शन के रूप में अपने आयकर या अपने इनकम टैक्स से रिटर्न को जो फाइल करता है वहाँ दिखा सकता है। तो कटौती या डिडक्शन के रूप में आप देखें कि एक तरह से जो भी आपने टैक्स दिया है दूसरे देश में उसका लाभ आपको अपने देश के आयकर में मिल जाता है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा एग्जम्पशन के रूप में होता है, छूट के रूप में रहता है। यानी अगर मान लीजिए मॉरिशस से भारत में आ रहा है तो समझौते के अनुसार जो भी छूट है वो आपको मॉरिशस में या भारत में टैक्स में मिल जाएगी। तो ये एक तरह से आप देखें एग्जम्पशन कहलाता है। इसके बाद कर क्रेडिट, ये अगर आप देखें तो इसके तहत राहत का दावा निवास के देश में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मॉरिशस में कोई व्यक्ति एक तरह से रहता है जिसने भारत में निवेश किया और उसने भारत में निवेश में जो आमदनी प्राप्त करी उस पर उसने टैक्स दे दिया है भारत में, तो अब उस पर वो टैक्स नहीं लगेगा मॉरिशस में। तो अगर मान लीजिए इस व्यक्ति के द्वारा भारत में 100 रुपये का मान लीजिए टैक्स दे दिया गया और यहाँ पर मॉरिशस में जब वो टैक्स भरता है मान लीजिए उसकी टैक्स की लाइबिलिटी निकल के आती है 130 रुपये, तो वो पहले ही बता देगा कि भाई वो ऑलरेडी 100 रुपये भारत में दे चुका है, तो उस अनुसार ये 100 रुपये घट जाएगा और 30 रुपये उसकी टैक्स लाइबिलिटी बच जाएगी। तो ये टैक्स क्रेडिट के रूप में भी लाभ आपको मिलता है। तो तीनों तरीकों से आप देखें कि जो लाभ है वो यहाँ पर दोहरा कराधान परिहार समझौते से आपको मिल सकता है। तो तीनों सत्य हैं, इसीलिए उत्तर हमारा जाता है सी। 1 2 3 तीनों सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता एपीए यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह समझौता दो देशों की कर निर्धारक एजेंसी के मध्य यानी जिसको हम बोलते हैं बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट या कर निर्धारक एजेंसी और घरेलू फर्म के मध्य हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 3 तरीके से हो सकता है। पहला तो एक तरह से कहलाता है कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल, मतलब आप जैसे मान के चलिए कि हम भारत की बात करें, भारत में संस्था है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी तरफ से मान लीजिए समझौता किया गया। जैसे अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो भारत में जो पीएसयू कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, उनमें पहली कंपनी गेल है जिसके साथ में इस तरह का एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट सीबीडीटी ने हस्ताक्षर किया है। तो गेल एक कंपनी है, तो ये समझौता क्या हो गया एक कंपनी के साथ में। उसी तरह से हो सकता है कि भारत की जो सीबीडीटी है यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसके द्वारा मान लीजिए यूएसए की जो संस्था कर वाली उसके साथ में समझौता किया जाए। तो जब एक कर निर्धारक संस्था दूसरे देश की कर निर्धारक संस्था से एग्रीमेंट करती है तो ये तो पहला वाला कहलाता है यूनिलैटरल और ये कहलाता है बायलैटरल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारत में जो सीबीडीटी है हो सकता है इसके द्वारा कई देशों के साथ एक ही तरह का समझौता मिलकर हस्ताक्षर किया जाए, तो वो आपका फिर कहलाता है मल्टीलैटरल। लेकिन भारत में आप ध्यान रखें प्रमुख रूप से ये दोनों सबसे ज्यादा यूनिलैटरल और बायलैटरल, तो ये सबसे बड़े पैमाने पर एक तरह से हस्ताक्षर किए जाते हैं, लेकिन होते 3 हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 ही दिया गया, लेकिन ये तीनों तरीके से हो सकता है, इसीलिए पहला आपका गलत है। भारत में अधिकतम अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 2023-24 के वित्तीय वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। एक आंकड़ा देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 22-23 की बात करते हैं, आप अलग अलग वित्तीय वर्ष को ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर 23 का मतलब क्या हुआ 22-23, 2022-23 में अगर आप देखें तो भारत में इस तरह के 95 समझौते किए गए थे। उसके पहले अगर हम 21-22 में देखें तो कितना किया गया था, केवल 62 है। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें आप देखिए 125 समझौते किए गए हैं। और उसमें भी यहाँ पर आप देखें यूएपीए मतलब किसी एक संस्था के साथ में सीबीडीटी का करना, और बीएपीए का मतलब बायलैटरल
भारत की जो संस्था सीबीडीटी है दूसरे देश में कोई संस्था करवा ली, उससे हस्ताक्षर करे। तो आप देखें कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में एग्रीमेंट कौन से हो रहे हैं, जो एकल एक कंपनी या कह सकते हैं किसी फर्म के साथ में सीबीडीटी हस्ताक्षर कर रहा है, किसी कंपनी या किसी फर्म के साथ में कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपको एक तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे यहाँ ज़्यादा समझौते कौन से हैं, यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये ज़्यादा है किसकी तुलना में, बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की तुलना में। तो एकल संस्थाओं के साथ सीबीडीटी जो हस्ताक्षर कर रहा है वो ज़्यादा है तुलनात्मक रूप में, किसमें, जो सीबीडीटी किसी देश की संस्था के साथ कर रहा है, तो वो कम है अलग अलग निजी संस्थाओं के साथ में या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं भारत की या विदेशी, उनके साथ समझौता करना। तो यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई कंपनी यूएसए की है, तो भारतीय कंपनी जब यूएसए में निवेश कर रही है तो उसको जो भी सामान को बेचना या मान लीजिए वो खरीद रहे हैं, तो लेन देन आपस में यानी जो ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में होगा उसमें प्राइस किस तरह से लिया जाएगा, उसमें टैक्स लगकर प्राइस किस रूप में रहेगा। तो अगर ये पहले से समझौता रहे तो आगे चलकर कर के संदर्भ में, लाभ के संदर्भ में किसी तरह का विवाद नहीं होता है। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के संदर्भ में आप देखें भारत में 2012 में सरकार के द्वारा एक तरह से कानून बनाकर काम प्रारंभ किया गया। तो 2012 से भारत में लागू है और ये जो समझौते होते हैं आप देखें ये 5 वर्ष के लिए एक तरह से लागू किए जाते हैं, तो 5 साल के लिए इनको लागू रखा जा सकता है। यानी 2024 में समझौता किया गया है तो 2029 तक 5 साल के लिए वो लागू रहेगा। तो आप एडवांस में ही मूल्य के संदर्भ में एक समझौता कर लेते हैं जिससे कि आगे चलकर आपस में जब ट्रांजैक्शन बिजनेस का हो तो कोई लेन देन में या कर के संदर्भ में कोई विवाद न हो, अगर हो भी तो इस समझौते में उसके समाधान को लेकर पहले से व्यवस्थाएं रहती हैं। तो ये व्यापार को उन देशों के साथ में आसान करता है। तो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ने भारत की व्यापारिक स्थितियों को काफ़ी एक तरह से आसान किया है। तो इस रूप में भारत में काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण एक पहल मानी गई है। तो ये व्यापार को लेकर एक बेहतर स्थिति को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस तरह के समझौते 2023-24 में लगभग 125 समझौते किए गए हैं। तो पहला गलत था क्योंकि इसमें 3 हो सकते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल और साथ साथ मल्टीलैटरल, यानी एक के साथ में 2 और एक से यानी 2 से अधिक संस्थाओं के साथ में, तो तीनों हो सकता है, इसीलिए पहला गलत था, केवल 2। तो उत्तर हमारा 31 का हो जाता है बी, केवल 2 यहाँ पर आपका सत्य है। अगले को देखते हैं, स्कोर्स 2.0 का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो इसको हल करने का एक ही तरीका रहता है कि इस तरह के फुल फॉर्म जो भी होती हैं अगर वो आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा आप देखिए इसमें तो आपको गैस एक तरह से लगाना पड़ता है। तो इसीलिए अलग अलग जो नियामक संस्था जैसे सेबी है, आरबीआई है, पीएफआरडीए, इरडा है, इनके कह सकते हैं वेबसाइट पर लगातार आप एक तरह से जाते रहें, उनमें कभी कभी इस तरह के अलग अलग जैसे शिकायत के तंत्र की बात करें तो ये जो स्कोर्स है ये सेबी की तरफ से आप देखें, इसकी फुल फॉर्म ही देखें, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। तो सेबी की तरफ से यहाँ पर प्रमुख रूप से काम ये किया गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह की कंप्लेन, कोई शिकायत है तो ऑनलाइन रूप में शिकायत दर्ज कराने के लिए स्कोर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो सेबी उपलब्ध कराता है। मान लीजिए शेयर के संदर्भ में, बॉन्ड के संदर्भ में, यानी पूंजी बाजार के संदर्भ में आपकी कोई भी शिकायत है तो आप स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी शिकायत सेबी के पास दर्ज करा सकते हैं। अब 2024 में आप देखें कि सेबी की तरफ से इसका जो नया वर्जन है यानी स्कोर्स का अगला वर्जन 2.0 उसको एक तरह से लाया गया है। तो ये सेबी के साथ में जो भी शिकायत है उनके निवारण करने का तंत्र है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाता है सी, सेबी का नवीनतम उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र। तो इस तरह से जो भी आपके शब्द हैं उनको आप ध्यान रखें क्योंकि ये वन लाइनर होते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत आसान आपके लिए प्रश्न हो जाते हैं। तो करंट के साथ में देखिए काफ़ी हद तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हम सेबी को लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन इस तरह से कोई नवीनतम जो सुधार सेबी कर रहा होता है वो भी हमें देखने की आवश्यकता है। केवल सेबी नहीं, जैसे मैंने बताया आरबीआई, पीएफआरडीए, इरडा, जो भी संस्था इस तरह की नियामक है सभी के साथ में। अगले कथन को देखते हैं, ट्रेड्स यानी व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान की समस्या का समाधान प्रदान किया गया है। कथन 2, एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 30 दिन के अंदर भुगतान देना आवश्यक है। देखिए पहले हम दूसरे वाले कथन को देख लेते हैं। तो ये 2006 का जो एमएसएमई कानून है इसमें 30 दिन नहीं, व्यवस्था कितने दिन की रखी गई है, 45 दिन की। अगर कोई समझौता हुआ है, एक एमएसएमई है और दूसरी संस्था व्यापार कर रहे हैं, अगर समझौता हुआ है तो 45 दिन के अंदर अंदर अगर मान लीजिए कच्चा माल दिया गया है तो उसका पेमेंट एमएसएमई को मिलना चाहिए, अन्यथा उस पर आप देखें कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और उसमें आपका
आप देखिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में आपको ब्याज भी एक तरह से देना पड़ सकता है। तो समय सीमा 30 दिन कितनी है? 45 दिन। अगर कोई समझौता नहीं हुआ है तो वो 15 दिन की एक सीमा रहती है, लेकिन आप ध्यान रखें प्रमुख रूप से क्या है? 45 दिन। तो दूसरा कथन तो यहाँ पर हो जाता है आपका गलत। पहले कथन की अगर हम बात करें तो पहला जो कथन है वो एक तरह से एमएसएमई के लिए, जैसे एमएसएमई के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एमएसएमई छोटे स्तर पर काम करते हैं, इनमें आप देखें बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी नहीं होती है, ना व्यापार इनका बहुत बड़ा है। तो एमएसएमई को आसानी से जो पूंजी है वो कार्य करने की मिल नहीं पाती है। जैसे मान लीजिए हम कोई सरकारी कंपनी, कोई पीएसयू ले लेते हैं, इस पीएसयू के द्वारा कोई एमएसएमई है, उससे मान लीजिए इन्होंने कच्चा माल खरीदा, और कच्चा माल खरीद कर पीएसयू को मान लीजिए इनको 10 करोड़ का पेमेंट करना है। अब ये पेमेंट तो कितने दिन में आएगा? 45 दिन में। तो लंबा समय, मान लीजिए एमएसएमई को तुरंत पैसे की जरूरत है, तो इनके पास तो 45 दिन का समय है ना एमएसएमई एक्ट के अनुसार, तो वो 45 दिन के अंदर अंदर करेंगे पेमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये एमएसएमई तुरंत पेमेंट चाहता है तो वो क्या करेगा कि आरबीआई की तरफ से एक तंत्र प्रारंभ, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। तो ये जो ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म होता है आरबीआई संचालित करता है, इस पर एमएसएमई अपना जो बिल है उसको एक तरह से अपलोड कर देता है, और इस बिल को कोई बैंक या कोई एनबीएफसी, कोई भी एक तरह से है, वो इस बिल को एक तरह से बिडिंग नीलामी लगाकर खरीदती है। मान लीजिए 10 करोड़ का है तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लगाकर उसके द्वारा खरीदा जाता है। मान लीजिए कि इस पर हम मान लेते हैं 1 लाख या 2 लाख का मान लीजिए कुछ एक छूट रहती है कि 99 लाख मान लीजिए बिडिंग की गई, क्योंकि बीच का जो 1 लाख का अंतर है वो कहीं ना कहीं जो बैंक है उसको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तो कंपनी की तरफ से एमएसएमई ने जैसे अपना बिल अपलोड किया, बैंक या एनबीएफसी इसमें एक तरह से शामिल होते हैं ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर, वो नीलामी लगाते हैं, बोली लगाते हैं, और कितने में बोली बनी? 10 करोड़ की। मान लीजिए कि आपका 9 करोड़ 90 लाख में, या मान लीजिए 9 करोड़ 99 लाख की बनी बोली, तो 1 लाख रुपए कम है, तो वो बोली मान लीजिए ये जो पीएसयू है और एमएसएमई दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो होगा क्या कि 9 करोड़ 99 लाख का पेमेंट है वो बैंक के माध्यम से आ जाएगा एमएसएमई के खाते में। और एक विशेष समय के बाद आप देखें कि ये जो पीएसयू है, जो संस्था को पैसा देना है, वो बैंक को पूरा का पूरा 10 करोड़ देगा, और बीच का जो 1 लाख का अंतर है वो बैंक का अपना एक तरह से लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो एमएसएमई है उसको यहाँ पर जो पैसा एक तरह से कम यहाँ पर मिल रहा था, मान लीजिए 1 लाख उसे कम मिला, तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि वो समय से पहले भुगतान प्राप्त करना चाहता है। यानी 1 लाख का ये वैल्यू कुछ कम भी हो सकती है। आमतौर पर बिडिंग या नीलामी होती है, उसमें जो भी एक तरह से डिस्काउंट लग पाए, कभी कभी 30-40 हज़ार 50 हज़ार का भी हो सकता है। तो आप देखें कि आपका 10 करोड़ का पेमेंट 45 दिन के बाद आना था, लेकिन वो मान लीजिए आपको 2 दिन के अंदर ही मिल गया, तो आपका काम तो हो गया। तो एमएसएमई को तात्कालिक भुगतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि भुगतान की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेड्स एमएसएमई को काफी मदद करता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, यानी उत्तर हमारा हो जाता है सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम में वेयर हाउस रसीद यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट प्रणाली जो किसानों को अपने खेतों के पास के वैज्ञानिक भंडारण गोदामों में अपनी उपज को स्टोर करने और अपने एनडब्ल्यूआर या इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के सापेक्ष बैंकों से ऋण लेने में मदद करता है। कथन 2, किसानों की फसल भंडारण पर ऋण की सुविधा फसल की संकटकालीन बिक्री को रोककर किसानों को आर्थिक लाभ बढ़ाएगा। देखिए सामान्य तौर पर होता क्या है कि जैसे फसल कट के आती है तो फसल जब भी एक तरह से कटी होती है तो बाजार में सप्लाई ज़्यादा होती है, तो बाजार में किसानों को जो मूल्य होता है वो क्या मिलता है? कम। तो वो उनके लिए हानि की स्थिति होती है। छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं उनसे खरीद कर उसे भंडार करके पैसा कमाते हैं, जबकि किसानों को उतना लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर किसान यहाँ पर क्या करे कि अपनी जो फसल है उसको स्टोर कर दे, भंडार कर दे, साथ साथ उसको कुछ नगद पैसा मिल जाए, क्योंकि आप ध्यान रखिए किसान को तत्काल पैसा भी चाहिए फसल कटने के बाद, उसे अपनी नई फसल बोनी है या अपने जो भी घरेलू कार्य है उसके खर्च के लिए चाहिए, तो वो नगद कहाँ से आए? तो ये समस्या ENWR के द्वारा पूरी की गई है। तो ये भी आप देखें एक तरह का ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसानों को सुविधा ये दी गई है कि अगर उनकी फसल तैयार होकर कट रही है और कटकर बाजार में जा रही है तो उसके पहले वो बेचें उसे, वो आसपास के केंद्रों में देखें कि वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भारत में भंडारण के संदर्भ में केंद्रीय संस्था है जो भारत सरकार ने बनाई है, नियामक संस्था है वेयर हाउस को एक तरह से देखने के लिए। तो WDRA के आधार पर वैज्ञानिक रूप में आसपास कोई भी ऐसा गोदाम है जिसको रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, उस गोदाम में किसान अपनी फसल को जमा कर सकता है। वहाँ पर उसका क्वालिटी चेक होगा, उसमें देखा जाएगा उस फसल की वैल्यू कितनी है और वैज्ञानिक आधार पर उस वेयर हाउस में फसल को रखा जाएगा और इस गोदाम से आप देखें उसको एक रसीद प्राप्त होती है। अब क्योंकि ऑनलाइन हो गया है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं।
तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट। ये जो रसीद मिली है, इस रसीद को एक तरह से किसान बैंक के पास एक तरह से जमा करके बैंक से जो भी फसल की वैल्यू है, मान लीजिए 1 लाख है, तो माना जाता है कि 80 से लेकर 85% जो भाग है वो एक तरह से वो ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। वैसे ये 50 से लेकर 80% के रूप में सामान्य तौर पर रहता है। तो ये 50 से लेकर आप देखें 80% का भाग रहता है, यानी 1 लाख की फसल में 50,000 से लेकर 80,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। तो 80,000 का मान लीजिए आपने लोन ले लिया, फसल 15 दिन के लिए रखी गई है, तो आपको 80,000 मिल गया। और जब मान के चलिए कि आप उस पैसे को बैंक को वापस करते हैं, तो कुछ बैंक आपके चार्जेस ले लेगा और आपकी रसीद दे देगा, और आप रसीद को गोडाउन में जमा कीजिए, और वहाँ के गोडाउन से आपको 1 लाख की फसल मिल जाएगी। हो सकता है कि फसल 15 दिन के बाद 1.5 लाख की बिके या उससे ज़्यादा की, तो आपको आर्थिक लाभ हो गया। तो आपको अपनी फसल तत्काल बेचनी नहीं पड़ी, आपका भंडारण वैज्ञानिक आधार पर हो गया, आपको भंडारण की जो रसीद मिली उसके आधार पर बैंक ने आपको एक लोन दे दिया, आपको नगद पैसा ही मिल गया, और आपकी फसल बाजार में सस्ते मूल्य पर बिकी भी नहीं। तो फसल को अचानक बेचना, जब फसल कट के आती है उसको हम डिस्ट्रेस सेलिंग कहते हैं, वो नहीं होता है। तो ये किसानों को बेहतर रूप में आमदनी एक तरह से सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पहला कथन है वो ENWR को बिल्कुल सही रूप में बताता है, और दूसरा आप देखें किसानों के आर्थिक लाभ को बढ़ाएगा, ये बिल्कुल सही है। साथ साथ दूसरे का कारण एक तरह से पहला वाला है, क्योंकि बैंक से जो ऋण मिलता है वही एक तरह से किसान के लिए आर्थिक लाभ है, क्योंकि उसकी फसल सुरक्षित है और बैंक से लोन मिल रहा है तो वो उसको नगद पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, और जो दूसरा है वो पहले वालों को एक्सप्लेन भी करता है। यानी उत्तर हमारा हो जाता है क्या, ए। तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं, जैसे ENWR की बात करी हमने या हमने ट्रेड्स की बात करी, इनको बेहतर रूप में आप समझ कर रखिए, इसकी पूछे जाने की संभावना लगातार रहती है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि दोनों आपके एक तरह से हैं, आर्थिक लाभ को बढ़ाएगा, और ये एक तरह से आप देखें मदद कर। तो लाभ बढ़ाने के यानी 1 और 2 सही है, और दूसरा पहले को एक तरह से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बैंक से जो ऋण एक तरह से मिल रहा होता है, तो ये आर्थिक लाभ बढ़ाने की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पहले के साथ में एक तरह से लिंक है। 35वां देखते हैं, ई नाम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अगर ई नाम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2015-16 में भारत सरकार की तरफ से अब शुरू किया गया। देखिए सामान्य तौर पर होता क्या है, राज्य में आप देखिए APMC कानून होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज। तो APMC राज्य के अपने कानून होते हैं, और राज्य के APMC जो कानून होते हैं उनके अनुसार आप देखें कि राज्यों में मंडी संचालित की जाती है, जहां पर किसान अपनी एक तरह से फसल को बेच सकता है। अब आसपास का जो किसान है वो अपने आसपास की मंडी में ही जाएगा, तो उसके लिए बाजार की एक तरह से एक सीमा रहती है कि एक लिमिट से ज़्यादा वो बाजार एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर किसान आसपास की मंडी में जाता है तो उसको फसल के जो मूल्य हैं वो बेहतर रूप में मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कि उसकी फसल को हजारों मंडियों में एक तरह से नीलामी के लिए रखा जाए, तो उसको बेहतर मूल्य मिलेगा। ई नाम यही काम करता है। तो ई नाम के द्वारा करा यह गया कि अलग अलग राज्यों की जो APMC मंडी है उनको एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नाम पर लाया गया। यानी अब किसान की जो फसल है वो एक नहीं, भारत की सभी मंडियों में नीलामी के लिए खुल रही है, और हर मंडी के जो व्यापारी रजिस्टर्ड है वो उसकी बोली लगाकर किसान को बेहतर से बेहतर फसल का मूल्य देते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में कुल मिलाकर 1389 मंडी 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखें संचालित कर रही हैं, जो इनाम के प्लेटफॉर्म पर है। तो लगभग आप देखें कि यहाँ पर 1389 जो APMC मंडी है वो इस समय इनाम के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। जैसे अगर हम लद्दाख की बात करें, अभी वो नहीं शामिल है, या सिक्किम, या अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जैसे अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, या अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम की, या मेघालय की बात करें तो वो भी एक तरह से शामिल यहाँ पर नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऐसे दिल्ली की, तो बहुत से ऐसे आपके, या अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो बहुत से आपके केंद्र शासित प्रदेश राज्य अभी इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन लगभग आप देखें बड़ी संख्या में ये येलो कलर जो है वो दिखा रहा है कि किसी राज्य में कितनी मंडियां एक तरह से APMC वाली इनाम के प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई हैं। इसमें अगर आप देखें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें तो ये आपका तमिलनाडु के साथ में 157 आप देखें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं मंडियाँ। तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये किसान को अपनी फसल के बेहतर मूल्य, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी उसकी फसल की बोली लगाते हैं। तो ये अगर हम इनाम की बात करते हैं तो इसे स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी SFAC संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है। और इनाम के लिए जो आर्थिक संसाधन है वो एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
और ये भी आप ध्यान रखें कि जैसा मैंने कहा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं शामिल हैं, 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की एपीएमसी मंडियां इसमें शामिल हैं। तो ये जो कहा गया सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस कारण से कथन गलत हो जाता है, एक और दो सही है, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 कथन यहाँ पर आपका सत्य है। चलिए 36वें पर चलते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के सुधार के लिए निम्न मिलानों में से सत्य मिलान को या मिलानों को चुनिए। देखिए जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में आप देखें एक तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि देश की जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 29% से कुछ ज़्यादा या लगभग 29% जीडीपी का योगदान वो करते हैं। अगर हम देश की जीडीपी का प्रमुख रूप से बात करते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो विनिर्माण का हिस्सा अगर हम देखें तो देश में लगभग 40% जो फैक्ट्री उत्पादन है वो आता है एमएसएमई क्षेत्र से। इसी तरह से अगर हम निर्यात की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो 2022 के जो आंकड़े हैं वो लगभग 45% के आंकड़े को दिखाते हैं कि निर्यात भारत का एमएसएमई से आता है। इसी के साथ साथ आप देखें लगभग 11 से लेकर 12 करोड़ जो लोग हैं उनको रोजगार एमएसएमई क्षेत्र में मिलता है। तो एमएसएमई के साथ में बड़ी समस्या ये है कि ये ज़्यादातर आपके असंगठित क्षेत्र में है, छोटी पूंजी इनके पास है, आसानी से इनको बहुत कुशल लोग काम करने के लिए मिल नहीं पाते हैं, इनका जो पेमेंट है वो डिले हो जाता है। 45 दिन की एमएसएमई कानून से समय सीमा जरूर है लेकिन मिल नहीं पाता है, उसीलिए आप देखें ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म लाया गया है। तो ये सारी कुछ समस्या एमएसएमई के साथ है और उसी का समाधान करने के लिए आप देखें अलग अलग प्रकार के जो पोर्टल हैं वो सुविधाओं के रूप में जो हमारा एमएसएमई मंत्रालय है वो उपलब्ध कराता है एमएसएमई क्षेत्र को। जैसे पहला अगर हम देखें एमएसएमई समाधान, इसके माध्यम से भुगतान में जो देरी होती है उसको एक तरह से यहाँ पर हल करने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए आप देखें एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये अलग अलग राज्यों में काम करती है। तो सरकार की तरफ से आप देखें कि ये जो एमएसए यानी एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल एमएसईएफसी, ये संस्था जो काम करती है ये शिकायत एक तरह से प्राप्त करती है। और ध्यान रखिए कोई भी एमएसएमई है जो भारत सरकार की तरफ से जो उद्यम पोर्टल है अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो उद्यम पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा हुआ है तो उस आधार पर आप एमएसईएफसी यानी एमएसई जो आपका फैसिलिटेशन काउंसिल है वहाँ पर एक तरह से जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपका जो भुगतान है, जो आपका पेमेंट है वो डिले हो रहा है और टाइम पर आपको भुगतान नहीं मिला है। और ये करने के लिए आपका ये एमएसएमई जो समाधान है वो एक तरह से तंत्र उपलब्ध कराता है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आपने समय पर भुगतान नहीं दिया एमएसएमई को तो आपको ब्याज एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कुछ देना पड़ता है एमएसएमई को। तो एमएसएमई समाधान भुगतान में जो देरी की स्थिति है एमएसएमई के लिए उसका समाधान एक तरह से उपलब्ध कराता है। दूसरा एमएसएमई संबंध, देखिए एमएसएमई संबंध का जो मतलब है भारत सरकार की तरफ से आप देखें बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की जाती है, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। और इसके लिए आप देखें प्रमुख रूप से जैम पोर्टल का उपयोग किया जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जैम के माध्यम से प्रमुख रूप से सरकार ऑनलाइन रूप में अलग अलग वस्तु सेवाओं की खरीद करती है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो एमएसएमई है उनके लिए सरकारी खरीद अलग अलग मंत्रालय विभाग में कितनी होगी वो एमएसएमई संबंध के माध्यम से किया जाता है। तो एमएसएमई संबंध से आप पता कर सकते हैं कि सरकारी खरीद में एमएसएमई के लिए कितना पक्ष एक तरह से रखा गया है, तो वो प्रमुख रूप से यहाँ पर देखना पड़ता है। जैसे सामान्य तौर पर आप देखें 25% जो भाग है जितना भी खरीद सरकारी का वो एमएसएमई से लेना आवश्यक है। तो उस तरह के जो नियम है वो एमएसएमई संबंध के आधार पर होते हैं। तो ये दूसरे का मिलान आप देखें लास्ट वाले से होगा ना कि सीधे, तो ये गलत है। तीसरा एमएसएमई संपर्क, जैसा मैंने बताया कि एमएसएमई में सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर बहुत कुशल लोग कार्य करने के लिए नहीं मिलते हैं। साथ साथ जो लोग एमएसएमई में काम करना चाहते हैं आसानी से उनको एमएसएमई रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। तो भारत सरकार की तरफ से एमएसएमई संपर्क एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर प्रमुख रूप से काम किया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रमुख रूप से काम ये किया जाता है, इस पोर्टल के माध्यम से यानी एमएसएमई संपर्क की बात करें तो इसके माध्यम से प्रमुख रूप से काम ये है कि जो रोजगार के प्रदाता हैं यानी जो एमएसएमई कंपनियां हैं और जो रोजगार करना चाहते हैं यानी जो स्किल्ड लोग हैं उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। तो दोनों संपर्क में आते हैं तो एक को रोजगार मिल रहा है, दूसरों को कुशल व्यक्ति काम करने के लिए प्राप्त हो रहा है। तो ये एमएसएमई संपर्क के माध्यम से किया जाता है, यानी इसका मिलान है ऊपर के साथ में, यानी तीसरा भी गलत हो जाता है। तो केवल पहला मिलान सही है, दूसरा और तीसरा मिलान गलत, दोनों गलत, यानी 2 वाला लास्ट में होगा और तीसरा वाला दूसरे के साथ में, रोजगार प्रदाता और रोजगार प्राप्तकर्ता के संबंध में। तो इस आधार पर केवल एक कथन सत्य है, तो उत्तर हमारा हो जाता है A 36 का A।
अगले प्रश्न को देखते हैं, यूएसए की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दर घटने से निम्न में से कौन से प्रभाव अवश्य होंगे। अब जैसे भारत में आरबीआई है तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व काम करता है, और अब देखें 2022 के बाद से लगातार अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो एक तरह से बढ़ी हुई हैं, और उसका बड़ा कारण यह था कि लगभग 40 वर्ष में आप देखें सबसे ज़्यादा महंगाई थी अमेरिका में। और जब भी हम महंगाई को नियंत्रित करने की बात करते हैं, इसका सबसे आसान तरीका होता है ब्याज दरों को आप एक तरह से अर्थव्यवस्था में बढ़ा दीजिए। भारत में भी किया गया, अमेरिका की जगह भारत के साथ साथ देखें यूरोप में सब जगह किया गया, क्योंकि कोविड में सस्ता पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ब्याज दरों को बहुत नीचे लाया गया 20 और 21 में, और 2022 में भी उसको बढ़ाने का काम किया गया, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा पूंजी बाजार में पहुँच गई, जिसने मुद्रास्फीति को बढ़ाया। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई की जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी, कि 2022 से हो रहा था। लेकिन आप देखें यूपीएससी फेडरल रिजर्व के द्वारा दरों के बढ़ने घटने दोनों के संदर्भ में प्रश्न पूछ चुका है, तो लगातार ये चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ब्याज दर घटाई जाती है, देखिए जब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ने का मतलब है कि अमेरिका में जो निवेश है वो निवेश अब ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आपको ब्याज पर ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर ब्याज दर को मान लीजिए कम कर दिया जाता है, अगर ब्याज दर कम होगी तो निवेश पर आपकी जो आमदनी होती है वो एक तरह से क्या होगी, घट जाएगी। तो जब भी अमेरिका में ब्याज दरें घटती है, ऐसे हाल फिलहाल में घटने की संभावनाएं मानी जा रही हैं, अगर घटता है तो जो निवेशक भारत से अमेरिका में गए थे 2022-23 में, वो आप देखें दोबारा भारत में निवेश के लिए वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें ब्याज दर भारत में बेहतर दिखाई पड़ेगी। तो जब भी अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं, आप देखेंगे जो पूंजी का प्रवाह है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का फ्लो है, वो एक तरह से बड़े पैमाने पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, या ब्राज़ील है, मैक्सिको, अर्जेंटीना या चीन की भी काफ़ी हद तक बात करें, तो अमेरिकी बाजार से निवेशकों का उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वापस जाना ये हो सकता है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ी अमेरिका में तो भारत जैसे देशों से आप देखें हजारों करोड़ का निवेश यहाँ से हटाकर वो अमेरिका चले गए। जैसे अगर हम एफआईआई निवेशकों की बात करें सबसे बड़े पैमाने पर, तो माना गया कि महीने के अंदर आपके 20 से 30 हजार करोड़ तक का निवेश भारत से बाहर निकला। तो वो बड़े पैमाने पर हमारे लिए समस्या का बिंदु है, क्योंकि डॉलर जब बाहर निकलेगा तो विनिमय दर का संकट आता है, तो यहाँ पर निवेशक आने की संभावना बढ़ती है जब ब्याज दरें अमेरिका में घटेंगी। डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राओं की घरेलू मजबूती, देखिए जब निवेश आएगा तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर अर्थव्यवस्था में जब एक तरह से बढ़ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में रुपए के साथ में जो डॉलर है उसकी एक अधिकता है। तो अगर डॉलर अधिक है तो डॉलर खरीदने के लिए आपको रुपए ज़्यादा देने की जरूरत क्या, कम देने की जरूरत, क्योंकि डॉलर तो ज़्यादा है। तो मान लीजिए आप 70 रुपये का डॉलर खरीदते हैं, तो हो सकता है कि ये आपको 60 रुपये का ही मिल जाए, क्योंकि डॉलर आ गया है ज़्यादा। तो जब 70 की जगह 60 का डॉलर मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या है, आपका रुपये हो गया मजबूत। तो किसी भी देश में आप देखें कि जब अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से, तो अगर निवेश एक तरह से दूसरे देशों में पहुंचता है, डॉलर का प्रभाव बढ़ता है, तो वहाँ की घरेलू मुद्रा एक तरह से बढ़ने, उसके मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, यानी रुपये एक तरह से जैसे मजबूत होगा। तो दूसरी संभावना बिल्कुल है। विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये भी ये कह सकते हैं सकारात्मक पक्ष रहता है। तो जो निवेश आता है वो तो विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता ही है, निवेश के माध्यम से जो भी आय उत्पादन की स्थितियाँ बढ़ती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से विदेशी मुद्रा भंडार को मदद करता है। तो तीसरे प्रभाव की संभावना भी रहती है। तीनों संभावनाएं हैं, इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, 1 2 3 तीनों आपके सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 हमारा, चलिए 38, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्न में कौन से उपाय प्रभावी होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मुद्रा है और यहाँ पर मान के चलते हैं वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो मुद्रा मान लीजिए बाजार में रखे हुए हैं ये बड़े पैमाने पर, और वस्तुएं कम है। तो ज़्यादा मुद्रा जब कम वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करती है तो वो स्थिति मुद्रास्फीति की है। तो अधिक एक तरह से मुद्रा के द्वारा कम वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करना, तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर खरीदने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सप्लाई या आपूर्ति अर्थव्यवस्था में एक तरह से नहीं है जितनी मांग है। तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति दिखाता है। अब इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, पॉलिसी दरों को बढ़ाकर। अर्थव्यवस्था में क्या ज़्यादा है, मुद्रा ज़्यादा है, तो अगर आपने ब्याज दरें बढ़ा दी तो बाजार में जाने वाली पूंजी रुकेगी, तो ये थोड़ा कम हो सकता है, तो बिल्कुल उपाय सही है। इसमें सबसे प्रमुख जो दर होती है वो आपकी है रेपो दर की, अगर हम बात करें, क्योंकि रेपो दर से आप देखें 0.25% ज़्यादा आपकी रहती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसमें अगर हम बात करें माइनस कर देते हैं, यानी कम रहती है 0.25%, और प्लस होता है अगर हम 0.25% कर देते हैं तो बन जाता है आपका बैंक रेट, या एक और रेट साथ में होती है MSF। तो ये रेपो दर से ज़्यादा है।
दूसरा सरकारी प्रतिभूति को बेचकर। देखिए अगर सरकारी प्रतिभूति के लेन देन की बात करें, खुले बाजार की नीति, तो यहाँ पर अगर हम आरबीआई को एक तरह से ले लेते हैं, आरबीआई के द्वारा मान लीजिए बाजार में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, हम मान लेते हैं कोई बैंक यहाँ पर जैसे एसबीआई है उसके द्वारा खरीदा गया, तो अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को बेचेगा तो बैंक क्या करेगा, प्रतिभूति को रखेगा और पैसा किसको दे देगा, आरबीआई को। तो बाजार से जो पूंजी है वो एक तरह से क्या होगी, घटेगी, तो पूंजी में कमी आएगी, तो पूंजी में ही गिरावट, यानी अर्थव्यवस्था से पूंजी का निकलकर आरबीआई के पास आना, तो ये पैसा तो निकलेगा कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास, तो ये भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, यानी सरकारी प्रतिभूति को बेचकर। तीसरा, बिके हुए सरकारी प्रतिभूति को वापस खरीदना। अब जो सरकारी प्रतिभूति ऑलरेडी मान लीजिए एसबीआई के पास है, एसबीआई मान लीजिए इसको वापस करता है। खुले बाजार नीति में आरबीआई ने अनाउंस किया कि कल हम बिकी हुई सरकारी प्रतिभूतियां जो अलग अलग मैच्योरिटी की उनको वापस लेने वाले हैं। तो अगर एसबीआई सरकारी प्रतिभूति को वापस देगा तो मूलधन जो आपका बॉन्ड का है वो किसको मिलेगा, बैंक को, तो बैंक के पास पैसा बढ़ेगा। यहाँ पैसा में बढ़ाना नहीं है, घटाना है, तो तीसरे के चांस नहीं है। वैसे भी ध्यान रखें, दूसरा जब आपने मान लिया कि होगा तो तीसरा तो होगा नहीं, क्योंकि वो उसका उल्टा है। चौथा, सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना। देखिए जैसे अगर हम पेट्रोल की एक तरह से बात करते हैं या अगर हम डीजल की प्रमुख रूप से बात करते हैं, तो इन दोनों पर आप देखें जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो उनके द्वारा इस पर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क। और जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य की बात करते हैं, उनके द्वारा इस पर लगाया जाता है वेट। तो अगर भारत सरकार के द्वारा एक्साइज बढ़ा दिया गया तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल आप देखें अर्थव्यवस्था में परिवहन का साधन, एक तरह से परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है, तो परिवहन को महंगा करेगा। और परिवहन आप देखें आपकी अर्थव्यवस्था में लागत का एक भाग होता है, तो लागत बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में मूल्य बढ़ने की संभावना बिल्कुल बढ़ती है, तो ये मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा न कि घटाएगा, तो चौथा नहीं हो सकता है। राज्य द्वारा ईंधन पर वैट को घटाना। अब राज्य अगर वैट को कम कर देते हैं तो थोड़ा पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, परिवहन आपका क्या हो जाएगा, सस्ता, लागत कम हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य में क्या आएगी, गिरावट, तो ये मुद्रास्फीति को थोड़ा बैलेंस कर सकता है। तो पांचवें के बिल्कुल चांस है 1, 2, 5, लेकिन 3 और 4 के नहीं है। इस आधार पर उत्तर हमारा हो जाता है डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थायी जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखिए ये सुविधा अगर हम एसडीएफ की बात करते हैं तो इसको आरबीआई की तरफ से 2022 में प्रारंभ किया गया। ये अलग बात है कि लगभग अगर हम 8 साल पहले देखें 2014 में ही इसके संदर्भ में जो सिफारिश है वो उर्जित पटेल कमेटी की तरफ से कर दी गई थी। सामान्य तौर पर आप देखें कि होता ये है कि जैसे अगर हम रेपो रेट की एक तरह से बात करते हैं तो रेपो रेट से नीचे बाजार में रिवर्स रेपो रेट होती है और इसके ऊपर अगर हम देखें तो होती है बैंक रेट। तो यहाँ पर रेपो रेट का मतलब ये रहता है कि रेपो रेट में कम समय के लिए, जैसे 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, कम दिन के लिए आरबीआई की तरफ से बैंकों को उधार दिया जाता है। तो ये तो बाजार में पैसा जाने का तरीका है। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि वह दर जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। देखिए रेपो में भी सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ता है और यहाँ पर भी जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे तो आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है और ये समस्या का बिंदु है। तो 2022 में देखा गया कि अर्थव्यवस्था में लगातार ब्याज दरें रेपो दर को बढ़ाया गया क्योंकि पूंजी ज़्यादा थी। तो क्या और कोई तरीका अपनाया जा सकता है? तब आरबीआई को उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट एक तरह से ध्यान में आई कि जिसके आधार पर यह माना गया था कि एक ऐसा आपको नया दर विकसित करना चाहिए जिसमें किसी तरह के संपार्श्विक मतलब कोलेट्रल या कुछ गिरवी रखने की जरूरत ना हो, जैसा रिवर्स रेपो में होता है। तो आप कुछ गिरवी रखने के विकल्प को हटाकर एक नई दर बना सकते हैं जो अर्थव्यवस्था से एक तरह से पूंजी को बाहर ले, या एक तरह से जो कह सकते हैं जो कैपिटल का भाग है पूंजी अर्थव्यवस्था उसको एक तरह से अवशोषित करे, एब्जॉर्ब करे। और इसी आधार पर आप देखें इस पे जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ इसको शुरू किया गया, स्थायी जमा सुविधा। इसमें एक तरह से होता क्या है, इसमें प्रमुख रूप से अगर हम यहाँ पर जैसे बैंक की बात कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं आरबीआई, तो यह वह दर है जिस पर बैंक अपने अतिरिक्त धन को आरबीआई के पास जमा करते हैं और एसडीएफ की ब्याज दर उनको मिल जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि रेपो रेट में जो भी एक तरह से दर है अगर हम 0.25% माइनस कर दें तो आपको मिल जाती है क्या, एसडीएफ। जैसे इस समय रेपो रेट आपकी कितनी है 6.50, तो एसडीएफ आपकी हो जाएगी 6.25%। और उसके ऊपर आप देखें बैंक रेट या बैंक रेट के समान तौर पर लगभग हमेशा नहीं लगभग बराबर रहती है कौन सी दर, एमएसएफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एमएसएफ, और ये बैंक रेट में अगर हम 0.25% का हिस्सा एक तरह से जोड़ दें यानी ये आपकी कितनी होगी 6.75%। तो बैंक अगर पैसा आरबीआई के पास एसडीएफ में जमा करते हैं तो उनको 6.25% का ब्याज सीधे मिल जाएगा।
जबकि बाजार में जाएंगे, लोनिंग का प्रक्रिया देखेंगे तो वहाँ जोखिम रहता है, यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है क्योंकि आप पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, आरबीआई के पास। तो ये बाजार से तरलता सोखने का एक प्रमुख उपाय है। तो एसडीएफ के संदर्भ में आप देखें, इसे ऊर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से बाजार से तरलता को घटाने में मदद मिलेगी। तो ये प्रमुख रूप से 2022 में शुरू करने का यही उद्देश्य था। यह दर रेपो दर से अधिक होती है, देखिए ये गलत है, ये रेपो दर से कम होती है। जैसे अभी 0.25% कम है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये आरबीआई बदल सकता है। तत्काल रूप में 0.25% है। आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पर रेपो का एक हिस्सा जैसे 0.25% माइनस किया तो आ गया एसडीएफ, और रेपो में 0.25% जोड़ दिया तो आ गया बैंक रेट और सामान्य तौर पर एमएसएफ। ये तंत्र आरबीआई अपनाकर चलता है। लेकिन ये 0.25% यूनिवर्सल नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, ये बदल भी सकता है। अभी 0.25% है, तो रेपो दर से अधिक नहीं, रेपो दर से कम होता है। तो तीसरा गलत हो गया। इसमें बैंक सरकारी प्रतिभूति की गिरवी नहीं रखने की प्रक्रिया के आधार पर अपने अतिरिक्त धन को आरबीआई के पास जमा करके एसडीएफ ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 1, 2, 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है डी, 1, 2, 4। तीसरा केवल कथन गलत था। 40वें प्रश्न को देखते हैं। 2023 में जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय चर्चा में रहे शॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, शॉर्ट करना प्रमुख रूप से यहाँ पर आप देखें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के 2023 जनवरी में जब अदानी, आप कह सकते हैं समूह के संदर्भ में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उसके माध्यम से आप देखें अदानी के शेयरों में बहुत गिरावट आई थी। लेकिन सामान्य तौर पर शेयर बाजार में डेली बेसिस पर आप देखें तो दो तरीके से काम हो पाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मान के चलिए हम शेयर की बात करते हैं, तो शेयर को हम एक तरह से जब हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सस्ता खरीदें, यानी कम दाम पर, और उसको जब सेल करें तो वो होना चाहिए किससे, अधिक दाम पर। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो ये तो सामान्य तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग करना, ये शेयरों का लॉन्ग करना होता है। इसका ठीक उल्टा दूसरा एक प्रभाव होता है शॉर्ट करना। देखिए, शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि जो निवेशक होते हैं वो शेयर के गिरने या शेयर के उठने दोनों तरफ में लाभ कमाते हैं। तो शेयर जब ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग पोजीशन से लाभ कमाया, सस्ते में बाई किया और महंगे में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब बाजार नीचे आए तो वहां पर प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, वहां तरीका होता है शॉर्ट करना। तो यहां पर क्या होता है, शेयर को पहले किया जाएगा सेल, ध्यान दीजिएगा। तो पहले शेयर को यहां पर सेल यानी बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा किस पर, अधिक प्राइस पर। जब बहुत ऊंचा प्राइस हो जाएगा तो अधिक प्राइस पर बेचेंगे। अब आपने बेचा है पर आपने खरीदा तो है ही नहीं, शेयर तो आपके पास है ही नहीं। तो यहीं पर आपको पॉइंट है कि जब आपने सेल किया है तो आपको बाई भी करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने अधिक मूल्य पर लिया है तो आगे चलकर आप इसको बाई करते हैं किस पर, सस्ते सस्ते प्राइस पर। जितने निचले पर करेंगे उतना आपका लाभ। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर सेल किया और मान लीजिए बाई आपने करा 1 रुपये, तो आपको इस शेयर पर 99 रुपये का फायदा हो गया। जबकि शेयर की वैल्यू गिरी, शेयर नीचे आए, लेकिन आपको हो गया फायदा कितने का, 99 रुपये का। तो ये कहलाता है शॉर्ट करना। तो हिंडनबर्ग आप देखें इस तरह के शॉर्ट करने के अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। वो रिपोर्ट किसी की जारी करते हैं तो वो पहले से ही सेल करके रखते हैं ऊंचे दाम पर। अब रिपोर्ट आई, कंपनी के बारे में नेगेटिव बात आई, जैसे ही एक तरह से वैल्यू डिप करी तो सेल किया कितना, हाई पर, और लो पर बाई कर लिया, तो बीच का अंतर उनका प्रॉफिट हो गया। तो इसको शॉर्टिंग करना एक तरह से कहा जाता है। तो ये शेयर मार्केट में एक तरह से आप देखें ट्रेडिंग करने का एक सामान्य तरीका होता है लॉन्ग करना। तो ये सामान्य है कि आप कम दाम पर बाई करते हैं और सेल करते हैं अधिक पर। लेकिन शॉर्ट में आप सेल करेंगे ऊंचा और बाई करेंगे लो पर, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपका सही पॉइंट क्या है, डी, शेयर को अधिक मूल्य पर बेचकर कम मूल्य पर खरीदना। तो ये आपका कहलाता है एक तरह से शॉर्टिंग। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो फाइनेंशियल मार्केट के जो टर्म्स हैं आपके हैं वो पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जा रहे हैं आरबीआई यूपीएससी की तरफ से अपने प्रश्नों में, तो आप ध्यान दें। अगला प्रश्न भी आपका लगभग शेयर से संबंधित है। निम्न में से कौन से भाग शेयर बाजार से संबंधित है? तो ये टर्मिनोलॉजी है। देखिए, एंजल वन है, जीरोधा है, आप स्टॉक है, बहुत सारे इस तरह के ऐप हैं आपके, आप खुद यूज़ करते हो या आपकी फैमिली में कोई पेरेंट्स है, भाई बहन कोई भी यूज़ करते हो, तो उस ऐप को एक बार देखकर उसमें जगह जगह जो टर्म्स लिखे होते हैं उनको बस रिकॉल करिए, ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा की बात करें तो ये शेयरों के संदर्भ में आप देखें उनकी खरीदने बेचने के संदर्भ में स्थितियों को आसानी से पता करने के लिए एक तरह से ग्रीक कह सकते हैं, कुछ आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स माने जाते हैं, इनको हम डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा बोलते हैं। तो ये आपका पहला वाला भाग है, बिल्कुल आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा का एक तरह से यूज होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि OI, ये भी ऑप्शन चेन में रहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग जब की जाती है
तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये रहता है कि कितने लोगों ने बाय किया है, सेल किया है, तो एक दिन के अंदर कितना सेल बाई हो रहा है, वो प्रमुख रूप से ओपन इंटरेस्ट को दिखाते हैं, यानी खुले रूप में। जिन्होंने बाई किया वो सेल भी करेंगे ना, तो उनका अभी एक तरह से जो शेयर का भाग है वो क्या ओपन है, और जिन्होंने सेल किया तो वो बाई करेंगे, तो ये ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है। एक और आपका टर्म होता है HV, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, यानी शेयरों के मूल्य में किस तरह के परिवर्तन है, तो वो HV के माध्यम से दिखता है। तो ज़्यादा वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, बहुत परिवर्तनशील है, या स्थिर रहता है, या वन साइडेड है, तो वो आपका HV से पता चलता है। तो ये दोनों ही आप देखें शेयर मार्केट से संबंधित शब्द हैं। वे अनुपात यानी एक्सपेंस रेशियो, नेट एसेट वैल्यू NAV, ये दोनों आप देखें तो ये आपका म्यूचुअल फंड के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जैसे NAV का मतलब ये रहता है कि कुल मिलाकर जितने भी एक तरह से वैल्यू आपकी म्यूचुअल फंड की है, और जितने यूनिट्स है उससे डिवाइड करके एक यूनिट की एक वैल्यू देखी जाती है कि नेट एसेट वैल्यू एक तरह से कितनी बन रही होती है। और व्यय अनुपात का मतलब ये रहता है कि आपका म्यूचुअल फंड जो भी उस पर काम हो रहा है, जो भी उसमें निवेश किया जा रहा है, तो साल भर में एक आपको एक व्यय अनुपात, एक कह सकते हैं एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, कि जो उसके खर्च यानी जैसे फंड मैनेजर जो उसको मैनेज कर रहा होता है उसका अपना चार्जेस होता है, वो सब आपको देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड में इसे एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह का शुल्क माना जाता है। तो व्यय अनुपात या जो नेट एसेट वैल्यू NAV है, ये आपका म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है, ये शेयर मार्केट या शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2, यानी उत्तर हमारा हो जाता है ये केवल 1 और 2 सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में ऋणों पर ब्याज दर के संदर्भ में RBI द्वारा प्रारंभ विभिन्न तंत्रों को उनके प्रारंभ होने के समय क्रम में लगाई है। देखिए, जो बाजार में ब्याज दरें हम और आपको मिलती हैं उसको लेकर RBI ने लगातार सुधार किए हैं, और उसमें आप देखें सबसे पहला बड़ा सुधार था प्राइम लैंडिंग रेट, ये 2003 का था, और ये वह दर होती थी जो बैंक अपने सबसे बड़े कस्टमर को देते थे। तो ये एक तरह से काफ़ी भेदभाव वाली मानी जाती थी, और इसी के सुधार के लिए आगे चलकर 2010 में बेस रेट का कॉन्सेप्ट RBI लेकर आई कि एक ऐसी दर बैंक बता जिससे नीचे किसी भी कस्टमर को लोन ना दिया जाए। इससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, तो आगे चलकर आप देखें 2016 में MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR को लाया गया 2016 में, और इसी में एक नए सुधार के रूप में सरकार की तरफ से यानी RBI की बात करें तो 2019 में एक्सटर्नल बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए कि अलग से कुछ ऐसा तंत्र बनाया जाए। जैसे यहाँ पर एक तरीका ये रहता है कि जैसे अगर हम 3 महीने की जो ट्रेजरी बिल होते हैं, कल हमने ट्रेजरी बिल की बात करी थी, 3 महीने मतलब कितना हुआ 91 दिन की, तो 91 दिन की जो ट्रेजरी बिल होते हैं उन पर एक तरह से क्या आपका यील्ड आ रहा है, क्या लाभ आ रहा है, तो वो जो आपकी यील्ड की दर होती है, जो लाभ की दर होती है, उसके आधार पर ब्याज दर को बनाना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि एक्सटर्नल जो बेंचमार्क के संदर्भ में है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि बैंकिंग तंत्र से अलग हटके अलग अलग जो मानक हैं, जैसे ट्रेजरी बिल की जो दरें हैं, जैसे 3 महीने की, 6 महीने की, या कोई अन्य प्रकार की आपकी जो बेंचमार्क दर है, तो उस दर के आधार पर बाजार में लोन के संदर्भ में जो दरें उनको निर्धारित करना, तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क कहलाता है, जो 2019 से कुछ लोन बड़े पैमाने पर जो दिए जाते हैं उनके संदर्भ में लागू है। तो क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहला तो आपका हो जाता है 1, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका आता है तीसरा, यानी 1 के बाद आपका 3 आएगा, फिर आपका एक तरह से नंबर आता है 1, 3 के बाद आपका 2, और सबसे लास्ट में आपका 4। तो 1 और 4 आप देख लीजिए पोजीशन जहाँ पर है, 1 और 4 आपका सबसे पहले 1 है, सबसे लास्ट में आपका 4 है। तो ये ब्याज दर के संदर्भ में अलग अलग तंत्र हैं जो भारत में एक तरह से उपयोग किए गए समय समय पर। खासतौर से एक्सटर्नल बेंचमार्क आप देखें तो अभी 2019 के बाद से ज़्यादा उपयोगी है। जैसे हम और आप जो रिटेल रूप में खुदरा जो लोन लेने वाले हैं उनको सामान्य तौर पर आप देखें कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है उसके आधार पर लोन देने की प्रक्रियाएं की जाती हैं, और बैंक चाहे तो अन्य प्रकार के लोन को भी एक्सटर्नल बेंचमार्क पर डाल सकता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाता है C। 43वां देखते हैं, बेसल 3 मानक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, बेसल 3 मानक में आप देखें कई तरह के अलग अलग फंड बनाने के बारे में कहा गया, क्योंकि बेसल 3 प्रमुख रूप से आया क्यों? बेसल 3 के आने का प्रमुख रूप से उद्देश्य था कि जो बेसल 2 के मानक थे उसके बाद भी आप देखें एक तरह से 2007-8 का बैंकिंग संकट आया, तो ये मानक उस आधार पर प्रमुख रूप से लाए गए। इसमें आप देखें एक फंड की बात की जिसको हम बोलते हैं काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर का मतलब ये रहता है कि जो भी किसी बैंक की जोखिम भार वाली संपत्ति है। देखिए, जोखिम भारी संपत्ति का मतलब ये होता है कि बैंक ने जो लोन दिया उस पर जोखिम क्या है। जैसे रियल एस्टेट को यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन दिया गया, बहुत जोखिम है, लेकिन उसी तुलना में अगर शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए लोन दिया गया उतना जोखिम नहीं है। तो अलग अलग लोन पर कुछ जोखिम है वो बैंक के द्वारा तय किया जाता है। तो जितने भी जोखिम वाली आपकी एसेट है बैंक की, उसका 0 से लेकर 2.5% भाग आप
काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर नामक एक फंड में रखेंगे। अब ये काम किस लिए करता है? देखिए, यहाँ पर बेसल मानक का ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में बेहतर स्थिति है, यानी आर्थिक स्थिति बेहतर है और ऋण का जो प्रवाह है, ऋण भी तेजी से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करें कि वो अपने इस फंड में पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब बहुत अच्छी स्थिति है तो आप अलग से 0 से 2.5% एक फंड बनाकर रख लीजिए, क्योंकि जब मान के चलिए ऐसी स्थिति आएगी कि ऋण बाजार में बहुत नहीं जाएंगे, ऋणों में मान लीजिए कमी आती है या अन्य समस्या आती है, तो उस आधार पर आप देखें कि आपको ये जो पैसा है वो उपयोग होगा। ये ना पैसा समझिए कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है बैंकिंग तंत्र में, तो आप काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर में एक पैसा रख लीजिए जो आपके कुल जोखिम भारित संपत्ति का 0 से 2.5% होना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर मान लीजिए कभी ऐसी समस्या आती है कि आप बेहतर ऋण नहीं दे पा रहे हैं, आपका बैंक बेहतर रूप में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो जो पूंजी आपने रखी हुई है अच्छे समय वाली, वो आपके लिए काम आएगी। तो ये 2007-8 के बैंकिंग संकट से कहीं ना कहीं प्रेरित है। तो ये जो फंड आपका है, इसे काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, काउंटर साइक्लिक का मतलब यही है कि जो सामान्य तौर पर चक्रीय प्रक्रिया उसको काउंटर करने के लिए आप कुछ फंड बनाकर रखिए। तो अच्छी स्थिति में फंड इकट्ठा कीजिए, खराब स्थिति में उसका उपयोग करने के लिए। इसी को काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर के नाम से हम जानते हैं। मजे की बात यह है कि भारत में ये नहीं लागू है, तो बेसल 3 मानक में ये जरूर है, लेकिन आरबीआई ने अभी भारत में ऐसी स्थितियां नहीं देखी है कि इसको लागू होना चाहिए। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत में लागू नहीं है। तो जैसे अगर हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर की बात करते हैं तो ये आपका लागू है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये आपका लागू है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, तो वो भारत में लागू नहीं है, ये बेसल मानक 3 में जरूर था। तो बेसल 3 जरूर में, हम 3 के मानक में ये शामिल है, लेकिन भारत में आरबीआई ने इसको लागू नहीं किया है। तो दोनों कथन सही है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए 44वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 44वें प्रश्न की बात करते हैं 81 अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड्स के संदर्भ में। अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए 81 का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर अगर हम एडिशनल टियर 1 बॉन्ड की एक तरह से बात करते हैं, तो आप देखिए टियर 1 और साथ साथ अगर हम टियर 2 की बात करते हैं, तो ये बैंक का वो पैसा होता है जिसमें जोखिम आपका एक तरह से क्या होता है, न्यूनतम, यानी सबसे कम जोखिम होता है। यहाँ जोखिम थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बैंक कोशिश क्या करते हैं कि वो अपना जो टियर 1 पैसा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखें, क्योंकि टियर 1 टियर 2 को मिलाकर बैंक की जो कुल पूंजी का हिस्सा है वो एक तरह से बनता है। और कुल पूंजी में आप देखें जोखिम वाली पूंजी से भाग देकर हमें पूंजी पर्याप्ता अनुपात मिलता है, यानी जो जोखिम वाली पूंजी है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्ता अनुपात। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा टियर 1 पैसा रहेगा तो बैंक के लिए बेहतर स्थिति है। तो इसीलिए आरबीआई ने बैंकों को एक तरह से आप देखिए कि एक अनुमति दे रखी है, आप चाहें तो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड है उनको एक तरह से जारी कर सकते हैं। तो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इन बॉन्ड में कोई भी समय सीमा नहीं दी जाती है, टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे सामान्य तौर पर बॉन्ड में टाइम होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है। इसीलिए इनको बोलते हैं अनंत काल का या परपेचुअल टाइम का बॉन्ड। इसमें यह हो सकता है कि जैसे बैंक ने एडिशनल टियर 1 बॉन्ड जारी किया, अब क्योंकि इसमें जोखिम है, क्योंकि इसमें समय सीमा नहीं है, कभी भी ये बॉन्ड समाप्त किया जा सकता है। इसमें जो कूपन दर दी जाती है बॉन्ड में, सामान्य तौर पर आप देखें कि जो आपको ब्याज मिलता है वो कूपन दर रहती है, यानी जो इंटरेस्ट रेट आपको दी जाती है उसको कूपन दर कहा जाता है। तो जो आपको ब्याज मिल रहा है, हो सकता है किसी साल वो बंद कर दिया जाए, वो भी हो सकता है, या अचानक कभी एक तरह से इस तरह के एडिशनल टियर 1 बॉन्ड को समाप्त घोषित कर दिया जाए। जैसे हाल फिलहाल में आप देखें यस बैंक जो आर्थिक संकट में था, तो उसके हजारों करोड़ के एडिशनल टियर 1 बॉन्ड को समाप्त कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर इसमें पैसा कोई क्यों लगाता है? देखिए यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलता है वो अन्य बॉन्ड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जोखिम तो है ही है। देखिए जोखिम लेंगे तभी तो लाभ होगा, तो जोखिम ये भी है कि आपका पूरा मूलधन डूब सकता है। तो और एक लाभ ये भी कि हो सकता है आपको ब्याज मिलता रहे, आगे चलकर बॉन्ड का पैसा भी मिल जाए, यानी इस बॉन्ड में आपका समय सीमा नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान रखें इसको रिडीम करने का अवसर मिल सकता है। बैंक कह सकता है 5 साल के बाद कि भाई ठीक है, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड आज की डेट से समाप्त, आपका मूलधन हम वापस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए एडिशनल टियर 1 बॉन्ड को काफ़ी असुरक्षित माना जाता है, लेकिन बैंकों के लिए ये पूंजी प्राप्त करने का टियर 1 क्षेत्र में काफ़ी एक बड़ा आसान तरीका माना जाता है। तो
तो टियर 1 अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए इस तरह के बॉन्ड आरबीआई बैंक को जारी करने की अनुमति देता है। तो एक प्रकार का असुरक्षित स्थायी बॉन्ड है जो बैंक बेसल 3 मानदंड को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। स्थायी बॉन्ड है मतलब समय सीमा नहीं होती है, बिल्कुल सही है पहला। ये बॉन्ड स्थायी परपेचुअल है और इनमें कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है। तो दोनों कथन आपके सही हैं और इस आधार पर आप देखें तो उत्तर आपका हो जाता है सी। तो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड है या मान के चलिए अन्य प्रकार के ऐसे मसाला बॉन्ड है, जो भी विशेष प्रकार के बॉन्ड हैं उनको बेहतर रूप में एक तरह से आप ध्यान रखें। या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, सॉवरेन ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में, तो जो भी इस तरह के बॉन्ड आपके हैं अलग अलग रूप में, उनको आप एक तरह से रिवाइज करें। तो हम एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो भी इस तरह से अलग अलग बॉन्ड आपको दिखते हैं वो जरूर आप पढ़ें। पीछे के हमारे क्लास जो सेशन रहा था प्रारंभ में, उसमें हमने अलग अलग और बॉन्ड की चर्चा भी करी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंपनी जो 3 वर्ष से लाभ प्राप्त कर रही है उसके आईपीओ में आवंटन निम्न अनुपात में किया जाता है। देखिए सेबी अगर हम पूंजी बाजार के नियामक की बात करते हैं तो उसने नियम बना रखा है कि भाई कोई ऐसी कंपनी है जिसका लगातार 3 साल से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और ऐसी कंपनी के द्वारा मान लीजिए अपना आईपीओ लाया जाता है, पहली बार बाजार में अपने शेयर जारी कर रही है, तो इस आईपीओ में से कितना हिस्सा किसको किसको मिलेगा। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं इसमें आप देखें जैसे इसमें बैंक आपके शामिल होते हैं, या इसमें आपकी बीमा कंपनियां शामिल होती हैं, या इसमें आपके पेंशन के जो कंपनी वो शामिल होती हैं, या इसमें आपके म्यूचुअल फंड शामिल हो सकते हैं। तो ये अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो कहलाती हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये कुल आईपीओ का 50% हिस्सा प्राप्त करती हैं। उसके बाद आते हैं गैर संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम बोलते हैं उच्च निवल मूल्य व्यक्ति, यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास काफ़ी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, वो इस तरह से आपका यहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या एचएनआई के रूप में होते हैं। कुल आईपीओ का 15% हिस्सा उनको मिलेगा। और हम और आप जैसे खुदरा निवेशक, उनकी अगर हम बात करें तो उनको लगभग 35% हिस्सा एक तरह से मिलेगा। तो ये फिक्स रहता है अगर कोई कंपनी लगातार 3 साल आप देखें प्रॉफिट एक तरह से प्राप्त करने की स्थिति में रहती है। अगर मान लीजिए लगातार 3 साल प्रॉफिट उसका नहीं हो रहा है, यानी लगातार 3 साल अगर प्रॉफिट की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सेक्शन रहता है ये 50 से बढ़कर कितना हो जाएगा 75%, और ये 35 वाला जो हिस्सा होता है 75 हुआ कितना बढ़ाया गया 25, तो ये हिस्सा अगर हम देखें तो यहाँ से निकल कर चला जाता है, और इनके पास जो हिस्सा है वो 35% हिस्सा है, तो ये 50 यानी 25 जब बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर इनके पास केवल रह जाता है 10%। तो अगर 3 साल से कम यानी लगातार 3 साल प्रॉफिट नहीं करने वाली कंपनी है और आईपीओ लाने वाली है, तो हम और आप खुदरा निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उनको उस आईपीओ में केवल 10% हिस्सा दिया जाता है। 75% बैंक है, पेंशन है, म्यूचुअल फंड उनको दिया जाता है, क्योंकि भाई बड़े हैं, बड़ा निवेश करते हैं, वो जोखिम सह सकते हैं। और जो आपके उच्च निवल मूल्य व्यक्ति हैं उनको 15% दोनों में फिक्स रहता है। ये ध्यान रखिए आईपीओ आवंटन में किस रूप में एक तरह से जो शेयर है वो वितरण किए जाते हैं। तो इस आधार पर तीनों कथन यहाँ पर आपके सत्य है, तो उत्तर है आपका डी, 1 2 3 तीनों सत्य हैं। 46वां प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहने वाले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी का संबंध निम्न में से किनसे है। देखिए जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो अपने एक तरह से जो आईपीओ है उसमें मान के चलिए कि शेयर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना वो एक तरह से रेंज रखने वाले हैं अपने शेयर की वैल्यू की, कितना लॉट है, और क्या एक तरह से मान के चलिए कि कंपनी किस रूप में काम कर रही है, उसमें शेयर होल्डिंग किसकी है, कौन कौन इसमें प्रमुख प्रमोटर है, सारा डिटेल रूप में आप देखें एक प्रोस्पेक्टस होता है वो सेबी के पास पहुंचता है। तो वो रिपोर्ट जो पूरी जारी होती है उसी को हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जो भी कंपनी अपना नया आईपीओ लेकर आ रही होती है तो उसके द्वारा कंपनी के परिचालन, आईपीओ की विशेषता, जैसे कितने आकार का, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का, कितने के वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं और कितना रेंज है उनका, 400 से लेकर 420 के बीच का प्राइस है, ये 410 से लेकर 430 का, वो बताना, और निवेश के बारे में अलग अलग क्या जोखिम है वो इस रिपोर्ट में रहता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ जारी करने वाली जो नई संस्था होती है उसकी तरफ से प्रमुख रूप से जारी किया जाता है। तो इसका लिंक इसके साथ में डी, यानी जो कंपनी अपना नया नया आईपीओ लेकर आ रही है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी शब्द को एक तरह से आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सी वस्तुएं मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य तौर पर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो सामान्य सी बात है, हम जानते हैं मांग उसकी क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मूल्य घटेगा तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है,
कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु महंगी हो रही है लेकिन उसकी डिमांड भी बढ़ जा रही है, वस्तु सस्ती हो रही है उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, घट जा रही है। ये मांग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें आती है गिफिन वस्तुएं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे जो घटिया वस्तुएं होती हैं, कोई भी घटिया वस्तु, देखिए सामान्य और घटिया वस्तु का अंतर कैसे होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने पर आप देखें कुछ सामान का उपयोग आप बढ़ा देते हैं और कुछ सामान के जो उपयोग हैं वो आप घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो आप कहीं पर भी जाकर बर्गर खा लेते हैं, इनकम बढ़ गई तो आप केवल जाकर मैकडी में बर्गर खा रहे हैं, तो आपने सामान्य ठेले पे जो बर्गर खा रहे हैं उसको रोक दिया, उसे नहीं किया और आप मैकडी में चले गए, तो आपने एक जगह मांग घटा दी, एक जगह मांग बढ़ा दी। तो आय के बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग आप बढ़ाते हैं वो कहलाती हैं वस्तुएं सामान्य, और जिनकी मांग आप घटा देते हैं वो कहलाती हैं घटिया वस्तुएं या इंफीरियर गुड्स। इन्हीं घटिया वस्तुओं से आपका बनता है गिफिन। तो घटिया वस्तुएं बेसिकली क्या होता है, मास लेवल पर यानी जनसंख्या में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, इनकी बात करें तो जब भी कोई आपकी घटिया वस्तु है उसमें मूल्य बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आटा महंगा हुआ तो मांग का नियम क्या कहता है, महंगा हो गया तो मांग घटनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आवश्यक वस्तु है तो आटा महंगा होने पर भी उसकी डिमांड बढ़ गई तो वो क्या हो गया, गिफिन। तो गिफिन वस्तुएं सामान्य तौर पर मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो कुछ घटिया वस्तुएं जब मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं तो वो पहुंच जाती हैं किसमें, गिफिन। लेकिन ध्यान रखें सारी घटिया वस्तुएं गिफिन नहीं होती है। सामान्य तौर पर घटिया या सामान्य वस्तुएं हैं वो मांग के नियम का पालन करती हैं, इसीलिए ये दोनों ही मांग के नियम से जुड़ते हैं। लेकिन गिफिन में घटिया वस्तुओं के संदर्भ में रहता है। और वेबलन की बात करें तो इसमें लग्जरी वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए डायमंड ज्वेलरी है या मान लीजिए डिजाइनर क्लोथ है, तो वहां पर जितना मूल्य बढ़ेगा उतनी मांग बढ़ेगी, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है, वो समाज में एक तरह से प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। तो वहां पर जितना महंगा होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा महंगा हम पहनकर समाज में पहुंचेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लग्जरी गुड्स के बारे में यही होता है। तो इसीलिए वेबलन वस्तुएं भी आप देखें गिफिन जैसी हैं, ये मांग के नियम का पालन नहीं करती है। लेकिन गिफिन वस्तुएं आम बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाली वस्तुएं होती हैं और वेबलन काफ़ी हद तक लग्जरी वस्तुओं की श्रेणी होती है। लेकिन दोनों ही वस्तुएं मूल्य बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और मूल्य घटने पर मांग घटती है, यानी दोनों ही मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2। एंगल के नियम मानता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, देखिए एंगल का नियम प्रमुख रूप से क्या कहता है, देखिए अर्नेस्ट एंगल एक अर्थशास्त्री हुए, उनकी तरफ से 1857 के आसपास आप देखेंगे एक सिद्धांत दिया गया। उसमें उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ने पर होता ये है कि खाने पर उनका जो व्यय होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन प्रतिशत जो व्यय होता है वो घट जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 10,000 मान लीजिए महीने की इनकम है, ठीक है, कुछ समय के बाद हम मान लेते हैं उसके महीने की इनकम हो गई 1 लाख रुपए, तो 10,000 रुपये थी, मान लीजिए वो फैमिली में 2,000 रुपये खाने पर खर्च कर रहा था, यानी कितना कर रहा था, 20%। अब 1 लाख हो गया तो मान लीजिए उसके द्वारा फैमिली पर यहाँ पर खाने पर 10% मान लीजिए खर्च किया जा रहा है। 10% का मतलब कितना हुआ, 10,000। तो अब देखिए परसेंटेज 20 से घटकर कितना हो गया, 10, यानी प्रतिशत गिरावट आ गई। लेकिन खाना जो 2,000 का था वो बढ़कर कितने का हो गया, 10,000। देखिए ज़्यादा नहीं खाना खा रहे, क्वालिटी बढ़ा दिया। जो पहले क्वालिटी का खाना नहीं था, जैसे हमारे ड्राई फूड है, मिल्क प्रोडक्ट है, वो नहीं यूज़ कर रहे थे, अब यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो क्वालिटी खाने की बढ़ गई, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बढ़ गई। तो खाने का जो वैल्यू 2,000 है बढ़कर कितना हो गया, 10,000, और परसेंटेज लेकिन घट गया। तो ये आय के बढ़ने पर सामान्य तौर पर देखा जाता है, ये एंगल का नियम कहलाता है। तो भोजन पर पूर्ण व्यय बढ़ जाता है, 2,000 से कितना हो गया, 10,000, लेकिन भोजन पर आनुपातिक व्यय कम हो जाता है। जो प्रतिशत या आनुपातिक जो अनुपात एक तरह से वो गिर जाता है, वो 20 से घटकर कितना होगा, जैसे 10, या मान लीजिए 20 से घटकर 18, 15 कुछ भी हो गया। तो ये चौथा। तो 1 और 4 एंगल के नियम में प्रमुख रूप से आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके कुल भोजन पर व्यय की स्थितियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भोजन पर जो प्रतिशत व्यय होता है उसमें गिरावट आती है। तो 1 और 4 यानी उत्तर हमारा हो जाता है बी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सीमा पार ई ट्रांसमिशन यानी डिजिटल वस्तुओं का व्यापार पर सीमा शुल्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जैसे मान लीजिए डिजिटल किसी तरह का कोई कोर्स है, आप देखें इस तरह से बहुत सारे डिजिटल कोर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पर PDF में आपको सारी सूचनाएं दी जा रही होती हैं। तो डिजिटल जो भी इस तरह का, जैसे मान लीजिए अमेरिका को मान लीजिए कोई ट्रेनर है, उसके द्वारा डिजिटल कोर्स के माध्यम से कोई ट्रेनिंग का जो एक तरह से पूरा डिटेल है वो किसी भारत में व्यक्ति को बेचा गया। बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज अपने बेचते हैं, ट्रेडिंग के बारे में इस तरह के कोर्स बेचे जाते हैं डिजिटल रूप में। तो डिजिटल जो भी आपका सामान का लेन देन किया जा रहा है,
तो मान लीजिए किसी तरह का, मान लीजिए कोई सामान अमेरिका से भारत में आता है, तो वो सामान तो सीमा शुल्क के दायरे में आ जाएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी की स्थिति एक तरह से बन जाएगी। लेकिन जो डिजिटल रूप में लेन देन हो रहा है उसकी क्या बात करें, तो बड़े पैमाने पर आप देखें कि भारत में इस तरह का लेन देन हो रहा है जहाँ पर डिजिटल वस्तुओं के व्यापार हो रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स में भी अगर आप देखें तो भारत जैसे देशों का, विकासशील देशों की मांग है कि भाई ये जो डिजिटल लेन देन हो रहे हैं अलग अलग वस्तुओं के संदर्भ में, इस पर सीमा शुल्क लगना चाहिए। लेकिन लगातार आप देखें विकसित देश का विरोध करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जैसे गूगल है, या अगर हम बात करें फेसबुक की बात करें, या इंस्टाग्राम, इस तरह की कंपनियों को लाभ होता है, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं कि ये एक तरह से नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें WTO में एक तरह से जो भी डिजिटल लेन देन होते हैं उन पर किसी भी तरह का अभी सीमा शुल्क नहीं लगता है, और वो लगातार एक तरह से आपका सीमा शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। और आप देखें 1998 से WTO के जो सदस्य देश हैं, जब भी इसकी मंत्री स्तरीय बैठक होती है, जैसे हाल फिलहाल में आप देखें जो जिनेवा में बैठक हुई, या जो दुबई में हाल फिलहाल की बैठक हुई 2024 में, आप देखें मार्च में, तो 2024 की जो बैठक थी वहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया गया। लेकिन इसकी समय सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया कि भाई ये आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा कि इस पर सीमा शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जो डिजिटल वस्तुओं का ई ट्रांसमिशन या जो लेन देन हो रहा है वो अभी सीमा शुल्क के दायरे में नहीं रहेगा। तो 1998 के बाद लगातार इसको कुछ समय के लिए धीरे धीरे बढ़ाता गया है। तो इससे जो विकासशील देश है वो अब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्हें व्यापार में इससे कहीं ना कहीं हानि होती है। तो ये बिल्कुल आपका पहला कथन यहाँ पर सही है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन भी सही है। तो उत्तर आपका सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि इसको एक तरह से सीमा शुल्क के दायरे में लाया जाए, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट का लेन देन होगा तो सरकार को सीमा शुल्क के माध्यम से टैक्स मिल पाएगा। तो विकसित देश इसका भी विरोध करते हैं। आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में कार्यरत मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्याज, आलू और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को विनियमित करने में मदद करने के लिए कृषि सहयोग और परिवार कल्याण विभाग के तहत 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि प्याज, आलू और दाल के मूल्यों के संदर्भ में नियंत्रित करने के लिए यह फंड एक तरह से 2014-15 में शुरू किया गया। और यहाँ पर आप देखें कोशिश ये की जाती है कि राज्यों को एक तरह सहायता दी जाती है कि अगर इस तरह की फसलें जैसे प्याज, आलू और दाल की कमी है तो वो उसकी खरीद एक तरह से कर पाएँ। तो ये करके केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर इस फंड के माध्यम से प्रमुख रूप से सहायता दी जाती है। एजेंसियों को मदद दी जाती है जिससे वो इसकी खरीद करके जनता को एक तरह से उपलब्ध करा पाएँ। तो वो सारे काम इस फंड के माध्यम से किए जाते हैं। और आप देखें कि महत्वपूर्ण रूप में ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस फंड में आप देखें प्याज, आलू और दाल शामिल है। भारत सरकार की तरफ से आप देखें मूल्य नियंत्रण के लिए इसमें गेहूं और धान को भी शामिल कर दिया गया। तो ये अब 3 की जगह बढ़कर कितने हो गए हैं, 5। तो हम बात कर रहे हैं जब शुरू किया गया था तब के लिए। लेकिन मान लीजिए आज के समय के लिए पूछा जाता है कोई विकल्प में, तो आप देखें 3 ने इसमें गेहूं और धान भी शामिल हो गया है। तो इस आधार पर पहला कथन आपका अभी सत्य है। देखिए प्रारंभिक योजना आप देखें कृषि सहयोग और परिवार कल्याण विभाग, यानी कृषि सहयोग और परिवार कल्याण जो एक तरह से आपका विभाग था वहां से संबंधित था। लेकिन आगे चलकर 2016 में सरकार ने इसे उपभोक्ता मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसको शिफ्ट कर दिया। तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास अब एक तरह से, पहले ये कृषि सहयोग और परिवार कल्याण विभाग के पास थी जब ये 2014-15 में लागू हुई थी। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सत्य हैं। तो उत्तर हमारा हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर इसी रूप में समाप्त होती है। जहाँ पर कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे, आज 25। तो कुल मिलाकर अगर हम चौथे और पांचवें सत्र की बात करें तो हमने 50 क्वेश्चन एक तरह से चर्चा की है। तो 5 हमारे जो सत्र हुए उसमें हमारी कोशिश यही थी कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उनका करंट के साथ जो लिंक है उसको एक तरह से समझाते हुए आपको सैद्धांतिक पक्षों को स्पष्ट करना। और जैसे मैंने पहले प्रारंभ में ही बताया कि जो भी हम सैद्धांतिक पर चर्चा कर रहे हैं करंट के साथ लिंक करके, उसके अलग अलग जो डायमेंशन है उनको और आप एक तरह से बेहतर रूप में तैयार करें। तो ये आपको केवल एक हिंट करते हैं कि इन क्षेत्रों से प्रश्नों की संभावनाएं बनती हैं, उनको और विस्तृत रूप में या विकल्प में जो अलग अलग तथ्य दिए गए उनको और व्यापक रूप में एक तरह से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि 5 हमारे जो सत्र थे उसके माध्यम से आप अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपनी तैयारी को लेकर बेहतर रूप में अनुभव कर रहे होंगे। जहाँ पर कोई समस्या आपको दिख रही है, जहाँ पर कुछ लग रहा है कि आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान नहीं दिया या समझ में नहीं आया, उसको रिवाइज कीजिए। और आगामी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 15 से 20 प्रश्न हैं, आप मेरी तरफ से पूरी आपको एक तरह शुभकामनाएं कि मैक्सिमम प्रश्न वहाँ पर करने में आप एक तरह से सफल हो पाएँ।
तो मेरी पूरी टीम की तरफ से, साथ साथ मेरी तरफ से आगामी जो प्रारंभिक परीक्षा उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके मुख्य परीक्षा के लिए अपनी जो एक सीट है उसको रिजर्व करके अपने अंतिम सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।